श्रोताओं, मुझसे अक्सर ये प्रश्न किया जाता है कि रेडियो बूज का क्या लक्ष्य है। मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, अक्सर उनसे ये बात कहता हूँ कि मेरा रेडियो का एक ही लक्ष्य है, द वेलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और जब मैं ये कहता हूँ कि वेलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसमें फिजिकल वेलनेस साथ साथ मेंटल वेलनेस की हम बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे रेडियो के अगर आप अलग अलग प्रोग्राम्स देखेंगे, अक्सर हम उन लोगों को अपने स्टूडियो में इनवाइट करते हैं जो ह्यूमन बीइंग की वेलनेस के लिए अग्रसर हैं, काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं या वो इच्छा रखते हैं। तो ऐसे लोगों का जमावड़ा अक्सर हमारे यहाँ रहता है। श्रोताओं, आज बहुत हर्ष के साथ मैं डॉक्टर गुप्ता को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। डॉक्टर पंकज गुप्ता एक काउंसलर के तौर पर काम कर रहे हैं और आज हमसे बहुत डिटेल में इस बारे में बातचीत करेंगे कि ह्यूमन बीइंग की वेलनेस को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे ढूंढा जाए और उसका कैसे इलाज किया जाए। आज इनसे बातचीत करने के लिए मेरे मित्र मिस्टर प्रवीण वैद, जो कि हिमालयन ड्रग्स में एक बहुत बड़ी पोजीशन में काम करते रहे हैं और अक्सर पेशेंट्स की साइकोलॉजी को आप भी बहुत अच्छे से हैंडल करते रहे हैं, वो भी हमारा साथ देंगे। साथियों, लकीली आज हमारे बीच मैडम पूजा सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, वो भी उपस्थित हैं। आपसे मेरी मुलाकात इन डॉगमा फिल्म फेस्टिवल में हुई, जहां पर ये अवार्ड्स अनाउंस कर रही थी और जिस खूबसूरत और शानदार अंदाज से इन्होंने वहां अनाउंसमेंट की, मैंने इनसे पूछा आपका प्रोफेशन क्या है, तो आपने मुझे बताया कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, शी इज ए फिल्म मेकर एज वेल। तो मैं समझता हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में आपका भी बहुत योगदान है। तो आज मेरे समेत ये सब लोग भी डॉक्टर पंकज गुप्ता का साक्षात करने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर पंकज गुप्ता, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और हमारे स्टूडियो आए और हमसे बातचीत करने के लिए तैयार। ऑडियंस, मैं ये चाहूंगा कि डॉक्टर पंकज गुप्ता अपना परिचय अगर स्वयं दें तो बहुत ही बेहतर बात रहेगी। कारण ये है कि ऐसी शख्सियत की जो मल्टीफेसेट पर्सनैलिटी होती है, उसको अगर ये स्वयं एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर पंकज गुप्ता। थैंक यू डॉक्टर गंभीर जी। मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, काउंसलर की तरह से अभी मैं काम कर रहा हूँ और मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैंने बनाया है उसका नाम है कॉन्कर दी सक्सेस। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉन्कर दी सक्सेस एक नया नाम है, एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आया है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको। जैसे अगर हम एक मकान का या किसी प्रॉपर्टी का हम मालिक बनना चाहते हैं, yes. हम क्या करते हैं, हम उसको पैसा देते हैं और उससे खरीद लेते हैं, यानी एक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। दूसरा तरीका जो होता है मालिक बनने का, वो क्या है, जैसे देखें पुराने राजा महाराजा थे, वो दूसरे की टेरिटरी को कॉन्कर करते थे। yes. यानी उसके राजा तो बन जाते थे, उसके मालिक तो बन जाते थे, लेकिन उसके बदले में कोई कॉस्ट नहीं देना होता था। यानी कॉन्कर का मतलब है आई वॉन्ट टू बी दी ओनर विदाउट पेइंग दी कॉस्ट। अब आते हैं सक्सेस के ऊपर। सक्सेस के लिए अगर हम देखें, जैसे मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अपने करियर में मैंने अटेंड की थी, जैसे लीडरशिप स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है लाइफ में, और उन सब के ऊपर मैंने ट्रेनिंग अटेंड की।
लेकिन शुरू से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन होता था कि सक्सेसफुल तो हम बन जाएंगे, लेकिन किस कीमत पर। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर हम देखें डॉक्टर साहब, सो सक्सेसफुल होने के लिए या सक्सेसफुल होने की दौड़ में जब हम भागते हैं, यस, हमारी हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है, यस, हमारी हैप्पीनेस जो है वो खराब हो जाती है, Exactly. और हमारे रिलेशंस जो है वो खराब हैं। चाहे आप आज हस्बैंड वाइफ रिलेशंस देखें, चाइल्ड पेरेंट रिलेशंस देखिए, चाहे आप बॉस सबॉर्डिनेट रिलेशंस देखें, सारे रिलेशंस खराब हैं। तो एक सवाल मुझे हमेशा से रहा मेरे दिमाग में कि क्या इस कीमत पर सक्सेसफुल होना, इज इट रियली अफोर्डेबल और नॉट, यस, वेदर इट इज वर्थ द गेम और नॉट, वेदर इट इज वर्थ द गेम और नॉट। या इस कीमत पर मुझे सक्सेसफुल होना है। और सक्सेस क्या कर रही है? सक्सेस इज समथिंग लाइक, आई रिमेम्बर सेइंग कि हम अपनी लाइफ को ही खत्म करते जा रहे हैं, Exactly. जस्ट एक लाइवलीहुड को कमाने के लिए। Yes. यू नो, डोंट वेस्ट योर लाइफ जस्ट टू अर्न द लाइवलीहुड। यस, Rather, you make your life more stressful. You make your life more Yeah. stressful just for the success. And Just success, because you are itching for success या and you are always finding a shortcut. ढूंढ रहे हैं, Exactly. कुछ ढूंढ रहे हैं, you are इधर उधर हाथ पांव मार रहे And then हैं. what is the definition of success? yeah, That wait, is also important. yeah, we'll come to that. What is the definition of success? That is also important. We will Yes. come to that. या Now, coming to this, so then the program of Conquer the Success that I designed, that is, I want success in life, no doubt about it. Together with success, I want health, happiness, and relationship. I am not ready to pay the cost in terms of health, happiness, and relationship to get the success. So I Yeah. could say Conquer the Success is basically maintaining a balance Yes. between the 4 dimensions of life: Yeah. success, health, happiness, and relationship. Yes. Now, coming to your question, that how we said that success. Success actually is a very widely defined and explained terminology, And relative as well. and relative as well from a person to person. Yeah. But just to come on a common platform, that what success is. हम देखें तो हर इंसान जब पैदा होता है, ही इज फाइनेंशियली डिपेंडेंट, राइट? यानी उसका जो खर्चा है, उसका जो एक्सपेंसेस हैं, वो उसके पेरेंट्स टेक केयर करते हैं। फिर एक समय आता है जबकि वो अपनी पढ़ाई करता है, और उसके बाद 22-23 साल तक आते आते वो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में पहुंच जाता है। यानी उसके खर्चा पूरा करने के लिए उसके अपनी अर्निंग्स हैं, चाहे वो इनकम है, चाहे वो अपना सैलरी है, वट एवर इट इज़। Yes. लेकिन अगर हम देखें आज के टाइम पे, तो अभी कोरोना फैला हुआ है, कभी भी लॉकडाउन हो जाते हैं, जॉब्स आर एट स्टेक। इवन इन द प्राइवेट सेक्टर, इफ यू सी, योर जॉब इज सिक्योर्ड ओनली फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। Right. आप 1 क्वार्टर का टारगेट लेके चलते हैं, उसमें आप फेल हो सकते हैं, तो आपको रिकवर करने के लिए दूसरा क्वार्टर मिलता है। अगर आप दूसरे क्वार्टर में भी फेल हैं, देन यू आर आस्क्ड टू गो, राइट? सो आपकी आज जो जॉब है, इट इज सिक्योर्ड फॉर मैक्सिमम 2 क्वार्टर्स, राइट? इसका मतलब ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट स्टेज है, ये डिपेंडेंट से बेटर है, पर सस्टेनेबल नहीं है। Yes. क्योंकि अगर हम यहाँ से जरा भी गिरे, तो हम डायरेक्टली फिर से जो है फाइनेंशियल डिपेंडेंस में पहुंच जाएंगे, राइट? तो हमें यहाँ से ऊपर उठना पड़ेगा। अब अगली जो स्टेट है, आई से, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब मुझे 7-8 साल जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए हो चुके हैं, मेरे पास कुछ एक किटी है अपने सेविंग्स की। यानी अगर मेरे पास कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है कि मेरी जॉब नहीं रहती है या मेरी अर्निंग्स डाउन हो जाती हैं, मैं डिपेंडेंट नहीं बन रहा हूँ, मैं जो है उन सेविंग्स का सहारा लेके आई कैन सर्वाइव फॉर फ्यू मंथ्स, राइट? दिस इज ऑब्वियसली अ बेटर देन द सेकंड स्टेज। अब ये जो सेविंग है, कितनी भी हो, इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। पूरी जिंदगी तो सेविंग्स पे नहीं चल सकती। इसका मतलब ये स्टेट, फाइनेंशियल फ्रीडम की जो स्टेट है, ये भी कोई लॉन्ग सस्टेनेबल नहीं है। Then I say we have to move to one more stage, that is, अब मेरे एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए मुझे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर एक्सपेंसेस पूरे कैसे होंगे? वो जो सेविंग्स मैंने की हैं, अब मैंने उसको इस तरह से इन्वेस्ट कर दिया है ताकि मुझे उस सेविंग से मुझे जो रिटर्न्स आती हैं, इट कुड बी रेंटल इनकम, इट कुड बी Passive income. डिविडेंड्स, Passive income. पैसिव इनकम जो मुझे आती है, दैट इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ माय एक्सपेंसेस। नाउ आई एम नॉट प्रमोटिंग द आइडिया इन द सोसाइटी कि हम अगर उस स्टेज पर 40-45 ईयर्स तक पहुंच जाते हैं तो हम उसके बाद काम ना करें। आई एम नॉट
Yeah. promoting this idea. But After all, then, working in itself is a joy. exactly, you can work for joy, you Yeah. can work to build your wealth, Yeah. you can work for your passion and hobbies, you can work to give back to the society. Yes. But working will not have a motivation just for the survival. Yeah, yeah, And I call this stage as a financial abundance stage. yeah. Now, if a person moves in this particular direction, Hmm. by the age 22, 23, he becomes financially independent. By 32, 33, if he becomes a financial freedom, and around 44, 45, if he reaches to a state of financial abundance, I say that he is on the path of success. Okay. बहुत बार ये बोला जाता है पैसा बहुत कुछ नहीं कमा सकता, नहीं दे सकता, Hmm. लेकिन प्रैक्टिकली देखें दोस्तों Hmm. तो पैसा बहुत कुछ हमें दे सकता है. Yes. सो मेरे लिए जब मैं सक्सेस की बात करता हूँ, Hmm. अगर हम एक इस पर्टिकुलर लाइफ में जी रहे हैं, इस लाइन पर अगर हम प्रोग्रेस करते हैं, आई से दैट वी आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस. और इसी दौड़ के लिए, फाइनेंशियल अबंडेंस तक पहुंचने के लिए हम अपनी हेल्थ, अपनी हैप्पीनेस, अपने रिलेशंस को खराब कर देते दाव पे दो. Money is everything, but it should not be the end of life. हैं. इट शुड नॉट बी द एंड ऑफ End of life. Because relations, everything matters. यस. At the cost of money, you should not leave all those things. Exactly. That's why I say conquer the success is a balance. You have to balance the success with the relationship, with your own happiness, and with the health. Yes. Dr. Pankaj, there is a bit different viewpoint which I put it in my शायरी. जी सर. यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया, यहाँ भरपेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया. जिंदगी के स्वाद यहाँ भूख में वाबस्ता हैं. जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया. It is such a stage Nice. which you call it the final stage when you start giving back to the society. Society. Exactly. Exactly. But it comes only after you yourself is satisfied as far as your financial needs are. Exactly. Now coming back to your expertise, डॉक्टर साहब आप एज ए काउंसलर काम कर रहे हैं. Would you please tell our audience since when you are doing this work? Okay. So my total experience is 28 years, Okay. and for last 12-15 years I am in the field of counseling. Okay. So, Dr. Sir, now to make our audience understand, what are the various techniques or stages with which you handle your patients? Okay. If we see, we exist at many levels. Okay. For example, we are having a conscious mind. If you start with the mind, then we have a conscious mind, which is very small, just 5% of the mind. और ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये क्या करता है? इसका काम है डिसीजन लेना, थिंकिंग. जो हमारी सोचने की क्षमता है वो कॉन्शियस माइंड है. हम सोचते क्या है, मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, अपने लिए हम डिसीजंस लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, रीजनिंग करते हैं. ये सारी चीज़ें हमारी 5% कॉन्शियस माइंड से होती हैं. और कॉन्शियस माइंड में इनपुट्स कहाँ से आती हैं? जो हमारे सेंस ऑर्गन, जो हम हाथ से टच करते हैं, आँख से देखते हैं, सुनते हैं, वो सब हमारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं. राइट. अब कॉन्शियस माइंड क्योंकि लॉजिकल है, Okay. तो जब हम इसके ऊपर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग. काउंसलिंग का मतलब क्या होगा? काउंसलिंग मीन्स गिविंग अ न्यू लॉजिक और गिविंग अ न्यू पर्सपेक्टिव टू लुक एट लाइफ. देखो, काउंसलिंग कराने के बाद भी किसी की लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आने वाले. Yeah. Yeah. लेकिन हम फिर क्या करते हैं काउंसलिंग में? अगर हम किसी की लाइफ को नहीं बदल सकते तो फिर क्या करते हैं काउंसलिंग में? काउंसलिंग में उसका नजरिया चेंज करते हैं. Yes. यू हैव द सेम इंसिडेंसेस इन लाइफ, Yeah. लेकिन हम किस नए पर्सपेक्टिव से उसको देखते हैं, Yes. सो दैट हैप्पीनेस स्टार्ट्स कमिंग इन आवर लाइफ. राइट. तो एक तो मैं काउंसलिंग लेवल पर मैं काम करता हूँ एट द कॉन्शियस माइंड लेवल. Right. दूसरा यह है कि आई एम ऑल्सो अ ट्रेनर. Mm-hmm. वी प्रोवाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स. Okay. ट्रेनिंग्स भी जो है प्राइमरीली काउंसलिंग की तरह ही लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड पर काम करती है. डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि ट्रेनिंग में आई हैव से ऑडियंस ऑफ 20-25 पीपल. आई गो विद अ सब्जेक्ट विद एन एजेंडा. आई गो विद अ सिलेबस टू कवर. And so, I have heard after Corona, like many youngsters, they are suffering from anxiety. Any person you meet, every second person is suffering from anxiety, especially in the last 2 years.
does corona really have an like post effect of anxiety? Is it true or is it just some rumor kind of? एंजाइटी क्या होती है, पहले उसको समझते हैं थोड़ा सा। एंजाइटी का मतलब ये होता है कि जब हमें लाइफ में एक डिसीजन लेना है और डिसीजन लेते समय जब हमें अनइजीनेस की फीलिंग होती है, दैट अनइजीनेस इज नोन एज एन एंजाइटी। हम कब कंफर्टेबल होते हैं ऐसे डिसीजन लेने के लिए? जब हमारे पास कुछ रेफरेंसेस हैं, हमारे पास कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ सैंपल्स हैं। उस सैंपल्स के हिसाब से जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम आसानी से डिसीजन ले पाते हैं और हम एंजाइटी में नहीं होते, राइट। अब कोरोना ने क्या किया? कोरोना ने क्या किया कि वो जो हमारा लाइफस्टाइल था वो एकदम से सडनली चेंज कर दिया। हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। फॉर्चुनेटली मोबाइल्स वर देयर, अदरवाइज देयर वाज नो फिजिकल। तो यानी वो जो हमारी सोशलाइजिंग नीड है वो हमारी कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाई। मतलब क्या हुआ, इस कोरोना ने हम सबको एक ऐसे एनवायरनमेंट में, एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जिसका हमारे पास पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब माइंड को उस सिचुएशन में डिसीजन लेना है। लाइक फॉर एग्जांपल, यू वांट टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ योर चाइल्ड। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इतने साल से हैं, तैयार हुए, वी जस्ट गो टू अ रेस्टोरेंट एंड हैव अ पार्टी। अब क्या है, आपको बच्चे का बर्थडे भी मनाना है लेकिन बाहर आप जा नहीं सकते हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा? यू टू थिंक ऑनलाइन, आपको घर पे खाना मंगाना है, आपके कुछ बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, आपका दूसरा बेटा है जो कहीं बाहर सेटल्ड है, यू ऑल्सो वॉन्ट हिम टू बी इन द पार्टी, सो हाउ ही कैन कम इन द पार्टी, तो आप उसको एक जूम मीटिंग लगाएंगे। आई मीन, सो इट चेंज द लाइफ सो सडनली that now the decision taking process has become a bit new and challenging. Yes. So that obviously is, and I tell you, corona phase and after corona I get maybe the same. For example, if I say the husband wife relationship, I was getting the husband wife relationship counseling situations before corona also, after corona, but there is a major change in that. What is the change? Yeah, so what is the change? Initially the main problem was that, doctor, my partner does not spend quality time with me, that is the reason of fight. And now he is 24/7 in front of me, even if we are working from home, but we have to see the face of my partner. आपके भी केसेस बढ़े होंगे आफ्टर कोरोना? Actually, domestic हस्बैंड वाइफ रिलेशन, डोमेस्टिक। I do not particularly deal in matrimonial cases, Okay. but yes, I mostly deal in corporate. But yes, domestic violence, if you read the newspapers and all, domestic violence cases, They have increased. Yeah, they increased a lot. Not only physical, mental, in every way. So if you see the statistics, so there are many cases of domestic violence reported, and I have seen around me also many divorce cases, divorces happening. That's right. So basically anxiety is there wherever there is a change of situation and you have to take a decision. Uneasiness experienced during taking a decision is called anxiety. So, This answers the Dr. question. coming back to the track, when you start counseling the people or your patients, so the first stage is you call them in your clinic and you keep on getting from them their all details about their personal life, about their thinking or about their problem. Then how do you go ahead? Okay. So what happens is that when a person comes to me, so as I Ji. was explaining you, हाँ. that whatever names we take, whether we say anxiety or depression or relationship, it gives us one feeling, that is unhappiness. Yeah. और लाइफ में हमें क्या चाहिए? अगर हमें अच्छा कैरियर चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, एनीथिंग दैट वी डू ओनली फॉर हैप्पीनेस। यानी हमें चाहिए हैप्पीनेस, हम हैं अनहैप्पीनेस पे, राइट। तो पहले जब मेरे पास क्लाइंट आएगा, ही इज अनहैप्पी, बहुत बार क्या होता है कि ही इज नॉट क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन लोगों का था, डॉक्टर मुझे पता नहीं, आई एम कंफ्यूज वेदर आई एम रियली सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और नॉट, वेदर आई एम रियली हैविंग एन एंजाइटी और And नॉट। then there is a confusion also कि ये depression है मुझे कि anxiety एंजाइटी है, सो करेक्ट। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, आप ज़्यादा टेक्निकल नामों में ना जाएं, Yes. चीज़ों को आसानी से पकड़ें। Yes. सिंपल सी बात यह है, क्या आप किसी भी कारण से अपने आप में अभी नाखुश हैं, चाहे वो जॉब फ्रंट हो, रिलेशनशिप फ्रंट हो, हेल्थ फ्रंट हो, anything. If yes, then you need counseling. If you feel that you are happy presently, you don't need counseling right now. That's the first thing. The second thing is then we start taking the details
कि उसकी क्या रीजंस हैं जो प्रेजेंटली उसको अनहैप्पी कर रहे हैं, और फिर उसके हम बचपन तक जाते हैं कि उसका बचपन में क्या क्या इंसिडेंसेस हुए हैं, पेरेंटिंग कैसी रही है, उसका स्कूलिंग कैसा रहा है, कोई फिजिकल अब्यूज़ या अब्यूज़ किसी तरीके का भी हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। उसका रिलेशनशिप कैसे हैं, कोई ब्रेकअप्स हुए हैं, अफेयर्स एंड ब्रेकअप्स का कुछ हिस्ट्री है, अगर मैरिज लाइफ का, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी टेक ऑल द डिटेल्स। और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि उनके लिए काउंसलिंग करना है, माइंड थेरेपीज करना है, स्पिरिचुअल एंगल से मेडिटेशन करना है, दैट वी टेक अ कॉल डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम दैट comes out based on the details of the patient. तो सब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, प्लीज वॉच मी फॉर दिस। आमतौर पर लोग ये तो कह देते हैं कि भाई हम वी आर अनहैप्पी, बट दे डोंट हैव एनी बेंचमार्क फॉर हैप्पीनेस। Even my question was is what is happiness actually? Yeah. But then I think sir has already kind of answered that happiness is financial abundance. Maybe sir you can answer. Of course, आप क्या these are- समझे, आप बताएं। नहीं, हाँ। मुझे ये समझ में आया कि actually my question initially Yeah. was this only, what sir is saying, what is happiness? Because I also seek happiness and I feel कि क्या है happiness? So then what sir said initially कि you know financial abundance plus health plus family, so everything when it is properly at their place. I'll So quote maybe- one example. I had my good career. I'm happy as far as, but I was. But that you are saying retrospective. I'll just one example. Please allow me to speak. Mukesh Gambhir, as everybody knows, we are class fellows since 60 years. दोस्त हैं पुराने। मैं रिटायर हो गया हिमालय ट्रक से, अच्छी पोजीशन से रिटायर हुआ। आई वाज डूइंग, घर बैठा रहता था, कुछ काम करने पड़े था। पिछले 3 महीने से आई एम कमिंग टू दिस रेडियो एंड प्रोबेबली आई हैव नॉट गेन फाइनेंशियली इतना ज़्यादा, मेरे को अबंडेंस में पैसा नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी सिटिंग विद हिम। दैट इज हैप्पीनेस। जो हैप्पीनेस मैं घर बैठे नहीं ले पा रहा था, आई एम इन हिज कंपनी। सो इन माय ओपिनियन आई एम वेरी सक्सेसफुल टुडे। मेरे को लगता है कि वी आर हैप्पी। हम लोग दिन भर बातें करते हैं, दिन भर खाना खाते हैं, आप जैसे लोगों से मिलना होता है। व्हाट मोर यू नीड? जी सर। सर एक्चुअली आई थिंक हर एक ये जो स्टेज पे भी हैप्पीनेस का डेफिनेशन आई थिंक थोड़ा बदलता है। It changes. रहता है। अब तो सर आप ही आंसर। नहीं, आप लोग काफ़ी बिल्कुल। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या समझते हैं और कहाँ आप में गैप्स हैं, मैं उसी गैप को फिल करूँ, वो ज़्यादा बेटर। इफ आई अगेन गो विद एन एजेंडा, तो फिर वो काउंसलिंग नहीं है, ट्रेनिंग है। हाँ हाँ नहीं डॉक्टर साहब, लेट मी प्रिसाइसली पुट व्हाटएवर वी ऑल हैव सेड। देखिए, हर एक आदमी की जो हैप्पीनेस का क्राइटेरिया है वो एज स्टेज के साथ बदलता है। एज ही वाज सेइंग दैट he may not be financially gaining something concrete, but he is satisfied, he feels happy, right? Now this is one particular situation. Secondly, if somebody who only takes the criteria as the money base, for him it is not worth visiting there. Third, if she has come from Delhi to talk with us from spending her own money and coming here and talking here in the radio for other people, it provides her happiness. Similarly is the case with you now. You are here just to gain further satisfaction and happiness with this, that you are outletting your philosophy, your theory to the ordinary people. So my point is this, there is no hard and fast criteria for anybody to feel happy with particularly fulfilling those benchmarks which are ordinarily taken to be the criteria. डॉक्टर साहब का टॉपिक मेरे ख्याल रह गया। नहीं वो हम अभी करवाएंगे। हाँ, क्योंकि आप जो मेथड बता रहे थे हमें बाहर
विल कम टू दोज मेथड्स हाँ। कि डॉक्टर साहब किस तरह से ट्रीट करते हैं हाँ। अपने तो patients। पहले मेथड्स के ऊपर बात कर लेते हाँ, हैं, हाँ। फिर इस क्वेश्चन पे भी आएंगे, क्योंकि ये Yes. बहुत ही हार्ट सर्चिंग क्वेश्चन हार्ट सर्चिंग क्वेश्चन भी है, और ये हाँ। सबको ही मतलब तंग करता है। तंग करता है Yes. सबके लिए। एक इशू तो है, इसको Yeah. थोड़ा समझेंगे। या कमिंग टू द टेक्निक्स दैट वी यू आर अडॉप्टिंग। तो जैसे मैंने कहा कि काउंसलिंग और ट्रेनिंग के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि हम लॉजिकल माइंड पर जब काम करते हैं, इसके बाद होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड विच इज़ 95%, और वहाँ पर हमारे सारे एक्सपीरियंसेस हैं, सारी इमोशंस हैं, सारी फील। दो कैटेगरीज देखें, हम सोच सकते हैं, सोचने की फैकल्टी कौन है? लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड। हम फील करते हैं, फीलिंग की फैकल्टी क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। तो वहाँ पे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, सारी मेमोरी है, हैबिट्स हैं, नॉन वॉलेंट्री फंक्शंस जो हमारी बॉडी के होते हैं, सांस चलना, खाना हजम होना, वो सब भी सबकॉन्शियस माइंड। हमारे वैल्यूज जो हैं, हमारे संस्कार, व्हाट इज डूज एंड डोंट्स फॉर मी, वो मेरे रिलीजन से आते हैं, फैमिली से आते हैं, Yes. सोसाइटी से आते हैं, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। अब सबकॉन्शियस माइंड में क्या है कि वो सारी जो पास्ट है वो वहाँ पर स्टोर्ड है। अब बहुत बार क्या होता है, जैसे फियर है, एक बच्चे की बचपन में पिटाई होती है, उसके मन में फियर बैठ गया। अब बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे की अब पिटाई भी नहीं होती है, लेकिन वो जो उसकी पर्सनालिटी में जो फियर बैठ चुका है, अब वो चाहे अपने रिलेशनशिप में जाए बड़े होकर, चाहे वो अपने करियर में जाए, जॉब में जाए, कहीं भी जाएगा, क्या होगा, वो जो फियर है वो उसकी पर्सनालिटी में हमेशा रहेगा। उसको हमेशा एक फियर होगा, हमेशा उसको एक फियर होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा है, वट एवर द फियर इज। So, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कुछ चाइल्ड अब्यूज है, बचपन में मार पड़ी तो फियर है, और कुछ लोग अब्यूजिव भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, आई कम टू दैट। सो दूसरा क्या, जैसे आपको रिएक्शंस आर डिफरेंट विद डिफरेंट। रेसिप्रोकेट करते हैं वो किसी भी हिसाब से करें, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो उनके चल रहा है, दे रिएक्ट टू दैट। अब दूसरा जैसे क्या होता है, अब देखिए हर पेरेंट जो है वो बच्चे को प्यार करता है अपने हिसाब से, अपने तरीके से, लेकिन एक बच्चा अगर उसके मन में ये बैठ गया कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते हैं, और मैं ये कोई थ्योरेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, आई थिंक द पेशेंट्स दैट आई गेट, अराउंड 50% ऑफ देम, मे बी मोर, आर सफरिंग फ्रॉम अ डीप रूटेड प्रॉब्लम दैट इज लैक ऑफ लव। ओके, कंपैरिजन भी होता है बच्चों में आपस में, कंपैरिजन हो, या पेरेंट्स अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे को लगता है पेरेंट्स आर डोमिनेटिंग, किसी भी तरीके से हो, लेकिन अगर बच्चे को ये फील हो गया दैट आई हैव अ लैक ऑफ लव, तो ये नेचर में अगर हम देखें तो नेचर वैक्यूम बर्दाश्त नहीं करता। आप एक खाली बर्तन लें, उसको आप एक भरी बाल्टी में डिप करते हैं, तो क्या होगा, वो जो वैक्यूम है ट्राइज टू सक द वाटर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। इसी तरह से अगर मेरे अंदर एक वैक्यूम ऑफ लव है, तो वो जो लव है अब मैं दुनिया में हर जगह से सक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो जो मेरा वैक्यूम है मैं उसको फिल करने की कोशिश करूंगा। अब इसको फिल करने के लिए मैं बहुत बार वो बिहेवियर करता हूं जो कि मुझे लॉजिकली मालूम है कि सही नहीं। जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं, सर आई नो द अदर पर्सन इज यूजिंग मी, लेकिन मैं उसको क्यों यूज करने देता हूं? आई फाइंड प्लेजर इन, बिकॉज वो मोमेंट्स जब वो मुझे प्यार करता है, मेरा पार्टनर, मेरा बॉयफ्रेंड, वो ही मुझे बहुत प्लेजरेबल होता है, राइट? तो सम पार्ट आई थिंक इट आंसर्स योर क्वेश्चन। तो पॉइंट ये होता है कि जो सबकॉन्शियस में अब ये जो एक्सपीरियंसेस आए हैं, ये मेरे प्रेजेंट को इफेक्ट तो करते हैं, लेकिन अब वो तो पास्ट से आए हैं, जबकि मैं विक्टिमाइज था। पास्ट तो अंडू नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे? तो जब हम सबकॉन्शियस माइंड पर डायरेक्टली काम करते हैं, इट इज कॉल्ड माइंड थेरेपीज। माइंड थेरेपी में क्या करते हैं कि वो जो पुराने स्कार्स हैं उनको हील करते हैं, क्लीन करते हैं, और फिर पॉजिटिव इमोशंस उसमें फीड करते हैं। वो कौन सी थेरेपी? दैट इज कॉल्ड माइंड थेरेपीज। उसमें कुछ मेडिटेशन क्या? नो, मेडिटेशन इज डिफरेंट, माइंड थेरेपी इज डिफरेंट। वी कैन से इट इज लाइक अ हिप्नोथेरेपी, जहाँ पे कि हम लोगों को ट्रांस में ले जाते हैं, और ट्रांस में ले जाने के बाद वहाँ पर सजेशन थेरेपीज करते हैं। नो मेडिसिन इज इन्वॉल्व इन दिस। वहाँ पर जब सबकॉन्शियस में सजेशंस देते हैं, तो जो 95% एक बार किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप समझिए द मेजॉरिटी ऑफ इट इज एक्सेप्टेड, तब इमीडिएटली हमारे बिहेवियर चेंजेस होते हैं। तो दूसरा जो डायमेंशन है जहाँ पर मैं काम करता हूँ, दैट इज एट द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड थ्रू द टेक्निक्स ऑफ माइंड थेरेपीज और हिप्नोथेरेपी।
Dr. Sir, अब- you are not providing any medicine? नो मेडिसिन, बिकॉज काउंसलर्स मेडिसिन नहीं प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। Okay. दूसरी चीज क्या होती है, अगर हम सबकॉन्शियस में जाएं तो हमारे पास पिछले जन्मों की मेमोरीज भी उसमें होती हैं, और बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिनका जो रीजन ऑफ अनहैप्पीनेस है दैट इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट। जैसे एक Past life regression. पास्ट लाइफ रिलेशंस, जैसे एक मैं आपको कॉमन चीज बताऊंगा, जैसे ट्रॉमा ना। फियर और ट्रॉमा में क्या अंतर होता है? फियर का मतलब ये होता है कि आपको कोई उसका बैड एक्सपीरियंस है, जब वो चीज आपके सामने आती है आपको वो बैड एक्सपीरियंस जो फिर से ट्रिगर करता है, वो क्रिएट्स अ अनहैप्पीनेस फीलिंग इन यू। अब नॉट ट्रॉमा, सॉरी, फोबिया। अब आप बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है कि पानी से डरना। पानी से। आपका कोई इस लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं है कि पानी ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया हो, या डूब गए हो, या डूबते डूबते बच गए हैं। फिर ये कहां से आता है? It means it is coming from some bad experience with water in the past lives. Fire से भी होता है. फायर से होता है, क्लस्ट्रोफोबिया होता है। तो प्राइमरीली फोबिया के जो केसेस होते हैं उसके लिए तो हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। रेस्ट ऑन केस टू केस। इवन इन रिलेशनशिप आल्सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन समटाइम हेल्प्स। इवन इन हैबिट करेक्शंस आल्सो इट समटाइम्स हेल्प्स। So, सो एक प्रॉब्लम जो आती है कि जिसको प्रॉब्लम होती है ना, he or she doesn't want to go to the therapies, और जो उसका पार्टनर है और मे बी फैमिली मेम्बर्स है, दे एक्चुअली सफर और देयर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अफेक्टेड। सो हाउ टू ब्रिंग समवन टू द काउंसलर? फैमिली में आपके जिस पता है ही ऑल्सो नोज कि आई एम सफरिंग, इट्स सच अ टैबू। फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन वांट्स टू गो, और अगर वो नहीं जाते हैं तो उसमें जो दो क्वेश्चन है इसमें, एक तो ये कि हाउ टू मेक समवन एग्री टू गो टू अ काउंसलर, एंड द सेकंड थिंग इज जो फैमिली के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उनकी मेंटल हेल्थ पे, हाउ दे कोप अप विद दैट थिंग। ओके, तो आपके मैं अभी सारे क्वेश्चंस मैं पार्क करता चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं एक सवाल डॉक्टर साहब मैं भूल ना जाऊँ, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो कि पास्ट लाइफ में आपको लेके गए पेशेंट को और ठीक हुआ? बहुत सारे हैं, मैं आपको अच्छा। उसको भी मैं पार्क करता हूँ। एक क्वेश्चन प्लीज रिमेंबर दिस, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। राइट। इस टॉपिक को पहले पूरा कवर कर हाँ, लेते हैं। प्लीज प्लीज। तो ये हो गया सबकॉन्शियस माइंड, जिसके जहां पर मैं जो टेक्निक यूज करता हूं दैट इज हिप्नोथेरेपी या माइंड थेरेपी एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड लाइफ बिटवीन लाइफ्स। मरने के बाद और अगला जन्म लेने से पहले हमारी जो सोल है या जो स्पिरिट है, द राइट वर्ड इज स्पिरिट, जो स्पिरिट है इट अंडरगोज अप थ्रू अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट बर्थ, रिव्यूज ऑफ द लास्ट बर्थ लर्निंग्स। तो वहां भी लोगों को लेके जाते हैं। सो दीज आर द टेक्निक्स दैट आई वर्क एट द सबकॉन्शियस लेवल। दूसरी बात क्या आती है कि माइंड और बॉडी हमारी तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि एक इनविजिबल फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं है। जैसे आप सोचिए यहाँ पे इस स्टूडियो में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, सबका सर्किट ठीक है, लेकिन अगर लाइट चली जाएगी तो भी ये काम नहीं करेगा। राइट। तो किसी भी इक्विपमेंट को काम कराने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। पहला, उसका एक सर्किट ठीक होना चाहिए। दूसरा, उसमें एक फ्लो ऑफ एनर्जी होना चाहिए विच इज इनविजिबल। इसी तरह से ये जो ह्यूमन बॉडी है, माइंड है, ये सर्किट इसका हेल्थ होना चाहिए ताकि ये परफॉर्म कर सके, लेकिन उसके साथ एक एनर्जी भी चाहिए। विद दिस कॉन्सेप्ट लेट अस गिव अ नेम टू दिस एनर्जी। हम उसको सिर्फ डिविनिटी बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, सोल बोल सकते हैं, कोई भी हम नाम, स्पिरिट बोल, कुछ भी नाम दें। तो उस लेवल पर भी काम करते हैं। दैट इज आई से इट इज नोन एज स्पिरिचुअल काउंसलिंग, स्पिरिचुअलिटी। राइट। अब जैसे यहाँ पर एक चीज आती है कि दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है? साइकोलॉजिकल लेवल पर काउंसलिंग कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल लेवल? अब साइकोलॉजी का जो बेसिक फाउंडेशन है वो कहाँ से बनता है? वो कहता है कि आज जो मेरा बिहेवियर है वो मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस से गुजरा बनता है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस औरों से होते हैं। मेरी पेरेंटिंग कैसी हुई, मेरी स्कूलिंग कैसी हुई। आई वॉज अ स्मॉल किड, आई वॉज जस्ट अ विक्टिम। मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्यार से ट्रीट किया कि मुझे पिटाई करके ट्रीट किया है, आई वॉज जस्ट अ विक्टिम। लेकिन उसकी वजह से आज मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर में मेरा बिहेवियर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम माई बिहेवियर और माई हैप्पीनेस इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द अदर्स बिहेवियर टुवर्ड्स मी। अब अगर हम इसी लॉजिक को आगे कंटिन्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा? जब तक दूसरे नहीं सुधरेंगे तब तक मैं खुश नहीं हो सकता। तो साइकोलॉजी जो है वो आपको एक नॉर्मल अनहैप्पीनेस पे लाके छोड़ देती है कि भाई इतने तो सभी दुखी होते हैं, इससे आप ज्यादा ठीक नहीं हो सकते। दूसरा लेवल जो आता है, दूसरा जो आता है
वो आता है स्पिरिचुअल काउंसलिंग। स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करते हैं, इफ आई कोट गौतम बुद्ध ने 4 आदि सत्य दिए। पहला वो बोलते हैं कि जीवन दुख है, हर आदमी का, आपका कारण अलग, आपका अलग, मेरा अलग, सबका जीवन दुख है। दूसरा वो बोलते हैं कि अगर दुख है तो उसका एक कारण है तो हम कारण का एक निवारण है, एक सॉल्यूशन है, उससे बाहर आ सकते हैं। द फोर्थ विच ही सेज, विच आई वांट टू एड्रेस इज, दुख मुक्ति का उपाय है। यानी एक ऐसी अवस्था है जहां पर कि I got Goosebumps, what okay. you said it. so the fourth thing which Gautam Buddha says, which is of importance in this context, वो ये है कि वो बोलते हैं दुख मुक्ति का उपाय, यानी जीवन में एक ऐसी अवस्था भी आ सकती है जबकि लाइफ में कुछ भी हो आप दुखी नहीं हो सकते, या आपकी खुशी बरकरार रहती है, विच मीन्स गारंटीइंग हैप्पीनेस। और ये हैप्पीनेस जो गारंटी की बात है, आई गिव guarantee of happiness to all my clients. I have no control over what are happenings in their life. उनके फ्यूचर में क्या होगा मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है। बुद्धिज्म में ऐसा भी कंसेप्ट है ना, मतलब आई हर्ड कि आप अगर आप चाहते हैं खुश हो तो आपके आसपास के लिए प्रे करो कि काइंड ऑफ उसको भी टेक अप करते हैं, पार करते हैं इस क्वेश्चन को भी। आई नो यू आर ईगर टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन मैं चाहता हूँ एक टॉपिक को हम कवर करते चलें ताकि जी सर। Probably we need 3-4 sessions with you. तो सर जो बात आप कह रहे हैं बीच में थोड़ा शायरी का पुट दे रहा हूँ। हाँ सर। प्लीज मोस्ट वेलकम। जो बुद्ध ने आखिरी डिक्टम में कहा, आई पुट इट लाइक दैट, कि दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी। वेरी गुड। दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, जी भर के होती है अब बंदगी, आंखों पे छाई धुंध भी अब साफ है, कई रंग दिखला जो गई अब जिंदगी। वेरी ब्यूटीफुल जी प्लीज। So, एक बात तो मैं बीच में भूल जाऊंगा, जब आपने बात कही कि डिप्रेशन के पेशेंट की, वो कहता है जी मैं अपने एनवायरनमेंट से तंग हूँ, मतलब डिप्रेशन में हूँ, तो यू टेक फैमिली सेशन आल्सो? We take from this. I'll come to that. So, वो चीज जो मैं गारंटी करता हूं हर इंसान को, हर क्लाइंट को जो मेरे पास आता है, दैट इज अनकंडीशनल हैप्पीनेस। अभी क्या है, हम अपनी लाइफ में देखें, मेरी खुशी का जो बटन है वो दूसरे के हाथ में है। Yes. रिमोट कंट्रोल, हमने ये बटन दूसरे ने दबा दिया मैं खुश, ये बटन दबा दिया मैं दुखी। हमें वो रिमोट कंट्रोल ही नहीं, पूरा कंट्रोल अपने अंडर हाथ में लेके आना है। कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता। एंड दैट इज अ स्टेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइडियलिज्म और फिलोसफी, आई एम टेलिंग बाय माय ओन एक्सपीरियंस आफ्टर अटेनिंग दिस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ब्यूटीफुल। तो और दूसरा अगर हम देखें रिटर्न हिस्ट्री के अंदर, जो सबसे पहला जो डिप्रेशन का पेशेंट है वो कौन है? वो कृष्ण है, सॉरी वो अर्जुन है ना। आप सारे सिम्टम्स आप देख लें डिप्रेशन के, वो अर्जुन के अंदर हैं। और सबसे पहले रिटर्न हिस्ट्री में जो काउंसलर है वो कौन है? वो कृष्ण है। अब कृष्ण जैसा महापुरुष भी अर्जुन को डिप्रेशन से बाहर नहीं ला सकता बिना स्पिरिचुअलिटी को टच किए। सो स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू अ स्टेट ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस, साइकोलॉजी टेक्स यू टू अ लेवल ऑफ नॉर्मल अनहैप्पीनेस। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को सारे जन्म दिखा दिए, आप पुराने जन्म दिखा दिए ना, कि ये तू था, ये मैं था, जब वो उपदेश दे रहे थे उनको। तो अब आपके क्वेश्चंस को लें फिर एक एक करके। हाँ, पहला आपका सवाल था हमें कैसे पता लगे कि हम खुश हैं। वहां से हुई अब आप पूछना चाहते हैं कोई और? नहीं ठीक है सर। ठीक है। आपने बोला कि जैसे सभी लोगों ने आपने यही कहा था कि कभी जो है वो पैसा नीड हो जाती है, कभी कुछ नीड हो जाती है। मैं आप ही के पॉइंट से एक ऑब्जर्वेशन आपको देना चाहता हूँ। जब हम छोटे थे, एक 3 साल 4 साल का बच्चा है, उस बच्चे के लिए अगर वो अपनी पैंटी में सूसू नहीं करता है तो उसके लिए वो सक्सेस है। ठीक। जब बच्चा 6-7 साल का हो जाता है, आपने उसको सामान लेने के लिए भेजा और वो मार्केट से अपने आप घर पहुंच जाता है, तो उसके लिए वो सक्सेस है। 15 साल का बच्चा हो जाता है, 10th क्लास में उसके मार्क्स अच्छे आ जाएं, उसको स्ट्रीम अपनी पसंद की मिल जाए, वो उसके लिए हैप्पीनेस है, या वो उसके लिए नीड है उसकी, राइट? वो उसको हैप्पीनेस देती है।
17 साल में हो जाता है तो बच्चे को क्या लगता है कि 12th में मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं, मैं एक प्रोफेशनल कोर्स में लॉ इंजीनियरिंग वट एवर इट इज मैं उसमें एडमिशन हो जाए, इट इज सक्सेस फॉर दैट चाइल्ड एंड दैट गिव्स हैप्पीनेस। 18 साल में ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया जी मेरे को, राइट। 21 साल के हो गए, अब ग्रेजुएट हो गए हैं, 23 साल के हो गए, नौकरी मिल गई है, 30 साल के हो गए, फैमिली बन चुकी है, राइट। 35 साल के हो गए तो प्रमोशंस हो चुकी हैं, बिजनेस अच्छे स्टेज पे आ गया। भूल गए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल जाए तो सक्सेसफुल। वो मैंने फैमिली में कवर कर दिया सर, सब मत बुलवाओ। यहाँ तो 13 साल की उम्र में ब्रेकअप होते हैं, राइट। 45 साल की उम्र में आ जाता है तो आदमी को लगता है यार अभी भी मैं जवान हूँ। लुकिंग यंग इज द डेफिनेशन ऑफ माय हैप्पीनेस और सक्सेस, राइट। 60 साल 50 साल में अब आ जाते हैं तो मेरे बच्चों को कैरियर अच्छा मिल जाए, वो मेरे लिए सक्सेस है। 60 साल की उम्र में आ जाते हैं तो ये होता है यार अपना हाथ पांव चलते फिरते रहते हैं, एक सोशल सर्कल है, जैसे आपने मुझे बताया कि रिटायर होने के बाद आप यहाँ आ गए, व्हाट यू गॉट इज एक्चुअली ए सोशल सर्कल, राइट। तो उससे खुशी मिलती है। 70 साल का आदमी हो जाता है तो उसको लगता है मैं अपना काम अपने हाथ से कर लेता हूँ, नहा धो अपने हाथ से लेता हूँ, वही उसके लिए सक्सेस है। इसका मतलब क्या हुआ, हर एज पर एक ही इंसान या अलग अलग इंसान अलग अलग समय पे अलग अलग उनकी जरूरतें हैं। जब वो जरूरत उसकी पूरी होती है तो हम उसको बोल सकते हैं दैट ही सक्सेसफुल। तो मेरी जो डेफिनेशन है वो मैं ये बोलता हूं, एनीथिंग दैट वी नीड इफ वी अचीव दैट इट मीन्स दैट गिव्स मी सक्सेस। व्हाट आई वांट इफ आई अचीव व्हाट आई वांट दैट मीन्स सक्सेस। अब होता क्या है, वही सक्सेस जो है हमें हैप्पीनेस देती है। अब होता क्या है, एक एज पर कोई मेरी वांट या मेरी नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है तो वो मुझे मेरे लिए अनहैप्पीनेस का कारण बन जाती है। जैसे आप रिटायर हो गए ऑफिस से, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन से आए हैं, एक सोशल सर्कल हमारा रहता है, एक रूटीन हमारा बना हुआ है, रूटीन बना रहता है तो बॉडी भी एक्टिव रहती है, एक हमारी अथॉरिटी रही है। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे चेंजेस लोगों के अंदर आते हैं और सबसे बड़ा चेंज ये आ जाता है कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, सब अपने अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, लोनलीनेस एक आ जाती है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है रिटायरमेंट के बाद कि मुझे एक सोशल सर्कल मिल जाए जहां मैं दिन में 3-4 घंटे भी पास कर ली तो अच्छा, बाकी टाइम तो सैर करके उससे निकल जाते हैं। आप सोचिए, क्या आपकी यही नीड थी जब आप 40 साल के थे? अगर आपको 40 साल में सोशल सर्कल मिल गया होता और बड़ा तो शायद वो आपके पेन का कारण बन जाता। सो पॉइंट इज हैप्पीनेस इज वेरी सब्जेक्टिव। और मैं अगर उसको जनरलाइज करने की कोशिश करूं, जैसा आप तीनों ने मुझे हिंट्स दे दिए थे तो मेरे को बहुत आसान रहा अपनी बात को कहने के लिए कि हम अपने आप को ऑब्जर्व करें कि हर एज में मेरी नीड अलग है। जब वो मेरी नीड फुलफिल हो जाती है तो आई एम हैप्पी, जब वो मेरी नीड फुलफिल नहीं है तो आई एम अनहैप्पी। दूसरी एक और बात बताता हूँ, आज क्योंकि हम हैप्पीनेस पे बात करने बैठे हैं तो आपने बोला हैप्पीनेस को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। मैं ये बोलता हूं, किसी भी इमोशन को आप डिफाइन कर सकते हैं क्या? मैंने आज तक लाइफ में कभी किसी से प्यार नहीं किया, अब मुझे बता दीजिए कि प्यार क्या होता है। मैं वो एक आपसे मेरा एक्चुअली मन में ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लव? जैसे कहते हैं अनकंडीशनल होना चाहिए, पर अनकंडीशनल कैसे हो सकता है? So- we tend to expect all these सो questions. आसान, ये बहुत लंबा वो सब्जेक्ट किताबी है, भी इस पे मैं बात करूंगा मैं। अनकंडीशनल इज किताबी बात है ना। हाँ, वही मुझे भी ऐसी लगता नहीं, है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अनकंडीशनल किताबी बातें हैं, लेकिन इस पे मैं This is my एक चीज बोलूंगा, experience. राइट। इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज मैं बोलूंगा, किसी भी इमोशन के लिए उसको एक्सपीरियंस करना, उसको जीना बहुत आसान है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं बोलता हूं सबसे बढ़िया, कोई पूछता है ना प्यार क्या है, खुशी क्या है, तो मैं बोलता हूं मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। एग्जैक्टली। और आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने जी सर, मेरा ये पार्ट था किए कि थे कोई कि प्रॉब्लम मान लीजिए फैमिली में किसी को होती हाँ, है right. और वो आना नहीं चाहते, हाँ. मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज राइट। होती है। पहली चीज, इसमें 2-3 डायमेंशन से इसको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप की। अगर हम बात करते हैं, मेरे पास बहुत सारे फोन पेरेंट्स कैसे आते हैं कि जी बच्चा जो है वो आने को तैयार नहीं है, और हमें मालूम है कि बच्चा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा है, बिहेवियरल इश्यूज हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन बच्चा काउंसलिंग के लिए रेडी नहीं है। बहुत कॉमन चीज़ है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी ये होता है कि रिलेशंस स्पॉइल्ड हैं, लेकिन एक पार्टनर रेडी है काउंसलिंग के लिए, दूसरा आने के लिए तैयार नहीं है।
और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो रिलेशनशिप केसेस आते हैं उसमें 80% ऐसे हैं जिसमें एक ही पार्टनर आता है, दोनों नहीं आते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तो इस फिर क्वेश्चन कैसे को इस क्वेश्चन को मैं लेना चाहता हूँ। इसमें 2-3 डायमेंशन से इस पॉइंट को समझेंगे। पहली चीज तो हम ये समझते हैं कि काउंसलिंग में आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, राइट। और एक चीज जो मैं हर उस इंसान को बोलता हूँ जो किसी को लेके आना चाहते हैं और नहीं वो आ रहे हैं, उसको मैं एक ही चीज बोलता हूँ, याद रखिए हम लोग साइकोलॉजी में जो पढ़ते हैं वो ये होता है कि देयर इज अ स्टिमुलस एंड देयर इज अ रिस्पॉन्स, राइट। यानी मेरे साथ कुछ एक घटना घट रही है, उसके हिसाब से मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मेरे एक क्लाइंट हैं, शी इज फेमस डॉक्टर और उसके जो हस्बैंड हैं वो भी अच्छे पढ़े लिखे कॉर्पोरेट पोजीशन पर वो काम कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से वो साथ नहीं रह रहे थे। और वाइफ मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे को मारते भी हैं और बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, और वो काउंसलिंग में आने के लिए तैयार नहीं है। सर मैं कैसे उनको लेके आऊँ? सर उनको लाने की ज़रूरत नहीं है, आप आ जाओ। नाउ व्हाट आई टोल्ड हर, आई सेड आपके हस्बैंड जो हैं मेंटली रिटार्डेड तो नहीं है। आप बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट में बहुत सीनियर पोजीशन पर काम करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो मेंटली रिटार्डेड तो नहीं है, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी स्टिमुलस। हाँ, ये बोल सकते हैं कि उनका मारना उनका एक रिस्पॉन्स है, उनकी जगह कोई और इंसान होता और आप यही स्टिमुलस देते उनको तो वो शायद चिल्ला देता आपके ऊपर। तीसरा इंसान होता और यही स्टिमुलस होता तो वो शायद शांत हो जाता। कुछ लोग गुस्से में एकदम शांत हो जाते हैं, 3-4 दिन बात नहीं करेंगे। Response could have been different based on their individual personalities, but no response can be there till stimulus is not there. Yes. Now, if your partner is not coming, if the other person is not coming, then you come for counseling and you learn the techniques कि कैसे आप अपने उस stimulus पर काम कर सकते हैं। And fortunately, ये मेरे ख्याल से 4-5 साल पुराना केस है, if I remember correctly, और उसके बाद से only she had come for the counseling, और उसके बावजूद भी उनके जो relations हैं वो बहुत बढ़िया उनके रिलेशंस चल रहे हैं। दैट्स वन थिंग। यानी फैमिली में देखें, इट इज अ निट सिस्टम। एक बच्चा है, बच्चा नहीं आना चाहता काउंसलिंग के लिए, लेकिन हम ये समझते हैं कि बच्चा जो है पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, बिहेवियरल इश्यूज हैं, यानी कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स से नाराज है, राइट। अब अगर हम उसकी नाराजगी का स्पेसिफिक कारण नहीं जान पाते क्योंकि बच्चा नहीं आ रहा हमारे पास, तो भी पेरेंट्स से वो नाराज है, इतना तो हम समझ सकते हैं। दुखी आदमी ही गुस्सा करता है, जो दुखी नहीं है वो गुस्सा नहीं करेगा। अगर बच्चे का एग्रेसिव बिहेवियर है, मतलब क्या वो कहीं ना कहीं तो दुखी है। तो उस केस में क्या करते हैं कि पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, जिससे कि अब वो क्या बेस्ट इंप्रूव कर सकते हैं अपने स्टिमुलस से। और जैसे ही आप स्टिमुलस इंप्रूव करते हैं, रिस्पॉन्स ऑब्वियसली उसमें चेंज हो जाते हैं। सो दिस वी कैन डू विद एनीवन। हम उसको फोर्स नहीं करेंगे, हम ये देख सकते हैं कि इसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके साथ हम इनडायरेक्ट काउंसलिंग मेथोडोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज वन थिंग। आप देखिए, जिंदगी का एक जो होता है ना मकड़ी का जाला, उस तरह से है। आप सोचिए इस पूरे स्टूडियो में मकड़ी का जाला लग जाए, आप एक कोने से हिलाएंगे तो आप ये मत सोचिए कि उसके दूसरी तरफ का जो जाला है वहां पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। इट इज सो टाइटली निट Yes. कि आपने एक जगह से हिलाया तो पूरा हिलता है। पर सर अगर एक ऐसा केस हो जिसमें कोई मैनिपुलेटर हो या हैबिचुअल लायर है, मतलब उसमें फैमिली का क्या रोल हो सकता है? मतलब स्पेशली अगर एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में, तो उसमें आप उसमें क्या मतलब वो कुछ भी आपको लगता है कि ऐसे चेंज हो सकते हैं या कुछ स्टिमुलस से कुछ फर्क पड़ सकता है? ओके, देखो यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में अगर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं डिफरेंट? क्योंकि हस्बैंड जो है वो एक अलग एटमॉस्फेयर से ग्रो करके आ रहा है, उसकी पेरेंटिंग अलग है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। वाइफ जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस से आ रही है। वहाँ पे इश्यूज ये होते हैं कि मेरे लिए जो नॉर्मल है एज अ हस्बैंड, वो मेरी वाइफ के लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली एंड डिफरेंट पर्सनैलिटी। जो वाइफ के लिए नॉर्मल है वो मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। तो हमें उस लेवल पर पहले तो चीज़ों को देखना है। अब हमें लगता है कि वो झूठ बोलता है और हमें लगता है कि वो झूठ बोलना गलत है,
उसके जो संस्कार हैं, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी जो एक्सपोजर हुआ है लाइफ में, शायद उसके लिए झूठ बोलना इज कन्वीनियंस। हाँ, वो- देखो एक चीज आप याद रखो कि कोई भी इंसान, व्हेन आई से कोई भी इंसान, आई एम टॉकिंग ऑफ दोस्त जो कि मेंटली फिट है। हाँ, otherwise they are doing well. हर इंसान, कोई भी इंसान जानकर कभी भी अपना नुकसान नहीं करता। कोई भी इंसान गलत नहीं करता। ये अलग बात है कि दूसरे को गलत लगे या समय के बीतने के बाद हमें लगे कि जो डिसीजन मैंने लिया था वो टर्न आउट टू बी रॉन्ग, वो फ्यूचर बता सकता है। लेकिन जब मैं, आप सोचिए, आपसे मैं अगर बोलता हूं, क्या आपने कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया है जान के जो कि आपको नुकसान ही करेगा? कभी नहीं करते। तो जब हम हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, व्हाट आई से इज कि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को, उसकी पर्सनालिटी को हम समझने की कोशिश करें। हस्बैंड वाइफ की जो रूट प्रॉब्लम आती है, मैं देखता हूँ, वो ये होती है कि हम समझने की कोशिश नहीं करते, हम अपने आप को दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आप जैसे आपके पास पेशेंट आया, लाइक आई एम ए पेशेंट, आई एम टॉकिंग टू यू नंबर ऑफ थिंग्स, हाउ डू असेस कि मेरे को स्पिरिचुअल काउंसलिंग की जरूरत है या मेरे के ऊपर से चल जाएगा, ऐसे काम चल जाएगा? ये मेरे सीक्रेट्स हैं। ओके, अच्छा, देन नहीं, अल्टीमेटली बेसिकली यही है, जस्ट ऑन द लाइटर साइड, बेसिकली यही है कि जब मुझे पता लगता है कि आपका रीजन ऑफ अनहैप्पीनेस क्या है, फिर उसके हिसाब से मैं खुद असेस करता हूँ कि इज इट ओनली फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इज इट कमिंग फ्रॉम द डीप रूटेड एक्सपीरियंसेस ऑफ योर पास्ट, और उसके हिसाब से फिर हम थेरेपीज जो है वो डिसाइड करते हैं। No, आप ऐसे सोचें कि मेडिसिन जो है, बुखार की बहुत सारी मेडिसिन हैं, और डॉक्टर से पूछा आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन, व्हाट यू विल से, आई हैव माय ओन टेक्निक्स ऑफ डायग्नोसिस। सी, टेक्निक वही है, चाहे वो फिजिकल इलनेस हो चाहे मेडिकल इलनेस हो, देयर इज अ डायग्नोसिस, बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस द डॉक्टर डिसाइड्स द ट्रीटमेंट। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज कि आपने ऐसे काफी केसेस ट्रीट करे हैं जो स्पिरिचुअल लेवल पर जाकर आपने करे हैं? बहुत केसेस की, बहुत सारे केसेस की। मैं तो यही मानता हूँ कि अनकंडीशनल हैप्पीनेस बिना स्पिरिचुअलिटी के आ ही नहीं सकती। ओके, थर्ड क्वेश्चन, जब आप ऐसे पेशेंट्स ट्रीट करते हैं, बिकॉज आप दूसरे वर्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, स्पिरिट, यू आर टॉकिंग अबाउट लाइफ बिटवीन लाइव्स। यस, आप स्पिरिट से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको उसका इल इफेक्ट आता है क्या? कभी ऐसा कभी। Your how do you handle that? Because once I come to know कि I'm talking to a spirit, so it will last impact on my mind. नहीं, ऐसा मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। I'm yet आपका to- एक क्वेश्चन था कि पास्ट लाइफ का आप कोई अपना एग्जांपल उसको कोट बताएं। बहुत सारे केसेस हैं। एक जो मुझे ऑफ एंड याद आ रहा है, विच इज वेरी रिसेंट। एक लड़की है, शी इज अराउंड 31-32 इयर्स ऑफ एज, और उसकी मदर का फ़ोन आया कि एट दिस एज शी इज़ नॉट रेडी टू मैरी, तो सर आप कुछ हेल्प कीजिए। तो उसके बाद किया, देन आई स्पोक टू हर, शी हैड लॉट ऑफ रीजंस ऑफ अनहैप्पीनेस। तो आई सेड कि चलो हम अपनी हैप्पीनेस पे काम करते हैं। केस डिटेल्स ली, पता लगा कि एक कॉमन चीज़ उसकी ये है कि वो कहते हैं कि मैं कभी भी सोशलाइज नहीं होती। जब भी बचपन में भी अगर मेरे स्कूल का कोई कन्वोकेशन प्रोग्राम या कोई फेट वगैरह होता है या स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैं साइकिल स्टैंड पर जाके बैठ जाती थी, क्योंकि साइकिल स्टैंड उस समय बिल्कुल खाली होता था। तो मैं अकेली जाके साइकिल स्टैंड पे बैठ जाती थी, मैं फंक्शन कभी देख लेती थी। अब उसके ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। सो आई टुक हर टू इनटू द पास्ट लाइफ रिग्रेशन। वहाँ पर उसको एक सीन दिखाई देता है, एक सिचुएशन उसको दिखाई देती है कि वो एक जगह लेटी हुई है और बहुत सारी उसको जाली जाली जैसा दिख रहा है, मतलब कुछ कवर्ड है जहाँ से वो झांक के कुछ देख सकती है, और उसको लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने उसको वहाँ पे घेरा हुआ है, राइट। और आगे बढ़े, देखा कि आप कहाँ पर लेटे हैं, क्या दिखाई दे रहा है, तो समझ में आता है कि वो जो है वो जिंदा है और उसको चिता पर लेटाया हुआ है, और गांव ने उसको आग लगा दी है। देन आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, क्या आपको जान के जिंदा जलाया जा रहा है या आप किसी कोमा या बेहोशी की स्टेट में हैं, जिससे कि उनको भ्रम है कि आप मर चुके हैं और आप मरे नहीं हैं। उन्होंने बोला नहीं, ये लोग जान के, बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन सम बैड ओमन,
मैं 6-7 साल शायद मेरी उम्र है उस समय, और मैं जो है वहाँ पे मुझे जानकर जिंदा जलाया जा रहा है। एवरीबडी इज इन अ वाइट ड्रेस और वो सब कवर करके खड़े हैं, और थोड़ी देर में उसको चिता को आग लगा दी जाती है। एंड देन शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। आई इमीडिएटली टुक हर टुवर्ड, क्योंकि उस पेन से गुजारने का कोई मतलब ही नहीं है जिंदगी को जलाने का। देन आई टुक हर कि ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड देन शी सेड कि आई एम आउट ऑफ माई बॉडी, आई कैन सी कि मेरी बॉडी जो है वो आग पर जल रही है, और बहुत सारे लोग जो हैं गांव में घेर के खड़े हैं जो कि सफ़ेद रंग की ड्रेस वहाँ पर पहने हुए हैं, राइट। अब ये जो सीन है, अब क्या होता है इस लाइफ में, जब भी वो एक गैदरिंग को देखती है नॉन वॉलेंटरीली, उसको वो जो पेन है वो ट्रिगर हो जाता है। अब वो पेन, वो फिजिकल पेन फील नहीं कर रही है, कोई इमोशनल पेन भी फील नहीं कर रहे। शी इज फीलिंग एक्चुअली विद अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, शी इज फीलिंग माई बिहेवियर इज बिट अनरैशनल, कि मैं सब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। सो व्हेन वी हील दैट, ऑब्वियसली दैट, work on that? उसमें फिर वो होता है कि उसकी हीलिंग टेक्निक्स होती हैं, तो वहाँ पर हम उसको पास्ट लाइफ के जो वुंड्स होते हैं उसको वहाँ पर ही हम हील कर देते हैं, और फिर हील करने के बाद फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस लाइफ में ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि वो देखिए, वो इस जन्म की प्रॉब्लम्स नहीं। जैसे एक डॉक्टर माइकल न्यूटन है जो इसके ऊपर बहुत सालों से काम, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कुछ मैंने ऐसे, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी होते हैं, उसका भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हाँ, इसी से रिलेटेड है। आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो भी मैं एक डॉक्टर माइकल न्यूटन का एक केस में आपको मैं कोट करना चाहता हूँ। वो भी एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन, करीब 41 साल उन्होंने इस टॉपिक पर उन्होंने रिसर्च किया है, काम किया, बहुत सारे पेशेंट्स उन्होंने हैंडल किए हैं। सो उनका मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ, दैट अ यंग गर्ल ऑफ 25-26 ईयर्स ऑफ एज, नाउ शी वॉक्स इनटू हर ऑफिस एंड शी सेज कि मेरी ना थाई में पेन होता है। जितना भी मेडिकल वो था, न्यूरो को दिखाना है, ऑर्थो को दिखाना है, सब कुछ उसने कर लिया, एंड देन फिजिकली शी इज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। अब ये पेन हो रहा है, कहाँ से आ रहा है पेन? अब होता यही है कि जब सारी थेरेपी, सारी पैथीज फेल हो जाती हैं, तब लोग काउंसलर या पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट के पास आते हैं। अब जब उसको लेकर गए तो पता लगा कि एक किसी पिछले जन्म में शी वॉज अ गर्ल ऑफ 3 years ऑफ एज, और वो एक अमीर परिवार से थी। उनकी चैरियट अपना होता था, बग्गी जो पहले होती थी ना वो, और उनका अपना चैरियट था विद देयर ओन चैरिटियर ऑल्सो। अब वो लड़की 3 साल की है, अपनी मम्मी की गोदी में बैठी है, और वो क्या करती है, वो जब चैरियट चल रहा है वो उसका दरवाज़ा लॉक खोल देती है, दरवाज़ा खुलता है, शी फॉल्स ऑन द ग्राउंड, और चैरियट का जो लकड़ी का पहिया है जिसमें लोहा चढ़ा है वो उसकी थाई के ऊपर से गुजर जाता है, और वो टांगें उसको कटवानी पड़ती हैं। एंड दैट बर्थ शी स्पेंट इन अ हैंडीकैप स्टेट। अब वो जो पेन है, वो पेन स्पिरिचुअल मेमोरी के थ्रू वो इस एज में भी बॉडी में मैनिफेस्ट कर रहा है। सिंस कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, when Dr. Michael Newton has healed her pain in that life itself, immediately when she comes out of the state of past life regression, her pain is gone. Wonderful. इसमें आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, मतलब इसमें रिलीजन का कोई वो नहीं है ना, मतलब देखो, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दोनों ऑल टुगेदर दे आर डिफरेंट। तो श्रोताओं, मैं समझता हूँ आज डॉक्टर पंकज गुप्ता के साथ जो हमारी बातचीत हुई है वो बहुत ही हम सब के लिए फ़ायदेमंद साबित होने जा रही है। मैं इससे पहले कि इसको कंक्लूड करूं, डॉक्टर साहब, मैं जो आपकी सारी बातों से बात को समझ पाया, तो मैं इसको यूं निष्कर्षतः कहना चाहूँगा कि व्हेन आई वाज ए यंग, I used to think that I'll change the world. When I grew, I realized that the world cannot be changed by me. I decided that I'll change at least my country. Further, when I grew, I found that it is again impossible to change the country. So I kept my aim at district level. When I found that district level is not again changed, I reduce that aim to family. Ultimately, I said, once I change myself, and the day I decided that I'll change myself, the whole world stand changed. So my humble contention is
that working on our circumstances, once if we understand ourselves and try to accommodate various people according to their needs and their this thing, so many problems they get over. And again I revert back to Buddha's philosophy, साम्यक जीवन, साम्यक भोजन, साम्यक चिंतन आपकी बहुत सी समस्याओं को हल करता है. आपने मॉडर्न तरीके से जो सारी बातें बताई हैं, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी helpful to our audience. Thank you very much. Dr. Sir, I would like you to please spell out your telephone number so that our audience, if they are interested to contact you, they can contact. And please tell where is your clinic if somebody wants to come to your clinic so that they can come. So my phone number is 99537 99435. The name of the organization is Conquer the Success. So if you search on Google by the name Conquer the Success, you will find me. Yes. You have your own website. I have my own website also. So the moment you search Conquer the Success on Google, you will get everything to know about me. You asked about my office. So presently I am running my clinic from Gurgaon, but I am online also available. Okay, nobody has asked, but let me ask this question or answer this question, Yeah. because this is also a very important thing. Yes. एज अ काउंसलर लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग ज़्यादा इफेक्टिव है कि नहीं है, तो मेरा आंसर उसमें यही रहता है कि एज अ काउंसलर मुझे अपने पेशेंट को टच नहीं करना, मुझे कोई बॉडी टेम्परेचर नहीं लेना, मुझे कोई पल्स रेट मॉनिटर नहीं करना है. इट इज़ जस्ट अ टॉक थेरेपी. सो अगर हम आज जो हमारी लेटेस्ट मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, we are as good in a video call as if we are sitting in front of each other. So I am available at your doorsteps through a video call. सर जो working hours, working days and working hours. I am working all 7 days, and I start working early at 8 a.m. in the morning and I work up to 11 p.m. in the night. सर जो थेरेपीज करते हैं वो तो ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन थेरेपीज भी हो जाती हैं. अच्छा, जो पास्ट लाइफ पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी ऑनलाइन मैंने की भी हुई हैं. सो not an issue. I have clients across the country. I have international clients also. बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरी क्लिनिक पे कभी विजिट नहीं किया है. तो अपनी ऑडियंस को हम ये बात कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें और आगे इसको डेफिनेटली बाकी अपने मित्रों में भी आप शेयर करें, ताकि जो बेनिफिट आप उठाने जा रहे हैं वो बेनिफिट बाकी आपके मित्रगण भी उठा सकें. इन्हीं शब्दों के साथ हम डॉक्टर साहब आपका पुनः आभार व्यक्त करते हैं, डॉक्टर पूजा सिंह का भी और मिस्टर प्रवीण वैद का हम आपसे इजाज़त लेते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.